Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to the whole community of BSN in my third lecture. Hope you all will be safe and sound. Here we are going to start the third chapter of Fundamentals of Nursing, that is about goals of nursing and related concepts. This is my lecture number 3. Here are the questions asked in your syllabic content. We will see them one by one and we will cover all these questions in the same lecture. Question number 1. Define basic human needs. Discuss basis of nursing practice. Define World Health Organization. Explain model of conceptual framework of generic BSN program. Explore nursing and nursing practice. Define goal of nursing process. Identify historical perspectives of nursing process. Let's start from question number 1. Question number 1 is that define basic human needs. बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या हो सकती हैं? कोई भी ऐसी नीड्स जिनके बगैर जो है किसी भी इंसान का सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए और इंसान उनको ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करे, तो वो क्या होंगी? बेसिक ह्यूमन नीड्स होंगी कि जिनके बगैर जो है सर्वाइवल हमारा नामुमकिन होता है. बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन बी डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ मिनिमल एलिमेंट्स दैट ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड स्ट्राइव फॉर अटेनिंग देम. कि मिनिमल एलिमेंट्स की एक लिस्ट होती है जो कि किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं और वो उनको तलाश करने के लिए कोशिशें करनी शुरू करता है उनको हासिल करने के लिए. अब सबसे पहले क्या होगा? आपकी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उसमें सबसे पहले क्या आएगा कि आपका जो हम वैसे बोलते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी क्या होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान होती हैं. तो बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं. सबसे पहले मैस्लोज जो थे 1954 में, उन्होंने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स. मैस्लो बिलीव्ड दैट एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विद सर्टेन पोटेंशियल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड विद द हाईएस्ट नीड इज द रियलाइजेशन ऑफ दीज एबिलिटीज. मैस्लो ने ये कंसेप्ट दिया था कि जो भी इंडिविजुअल आता है उसके अंदर सर्टेन पोटेंशियल्स होते हैं काम करने के और सर्टेन कैपेबिलिटीज़ होती हैं. और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपको पता चल जाए कि आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का और आपकी के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हो. व्हेन नीड इज़ रियलाइज्ड, कि जब आपकी जो नीड है, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका मकसद है वो आपको पता लग जाता है, देन ह्यूमन स्ट्राइव टू फुलफिल दोज नीड्स एंड आफ्टर देयर फुलफिलमेंट एंड अपर लेवल ऑफ नीड्स कम इन द व्यू ऑफ द इंडिविजुअल. कि जब आपको अपना एक मकसद पता लगता है ना तो आप उसको हासिल करने की कोशिश करते हो. जब आप उस तक पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा जो था वो डेस्टिनेशन नहीं थी, मुझे इससे आगे जाना है. ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की बनती जाती है जब आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को आगे लेकर चलते हैं. तो उस हायरार्की के हर स्टेप पे आपको डिफरेंट तरह की नीड्स मिलती हैं. ठीक है, मैस्लोज हायरार्की. अब मैस्लोज हायरार्की क्या कहती है? सबसे पहले देखिए, मैस्लोज ने हमें कंसेप्ट दिया कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है? हमारा फूड आ जाती है. ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे हाउस आ जाता है, हाउसिंग आ जाती है. ठीक है, और जो है हमारा क्लोथ्स वगैरह आ जाते हैं, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है हमारी. उसके बाद आता है जब हमारे पास ये फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गई, हमें खाना मिल गया, हमें घर मिल गया, हमें कपड़े मिल गए, ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई. उसके बाद आ जाती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. कि जब आपके पास खाने को कुछ आ गया तो फिर आप उसकी हिफाजत के लिए भी तो कुछ ना कुछ करोगे ना. आप सेफ्टी चाहोगे कि मेरे पास जो है वो महफूज रहे, वो कोई मुझसे छीन कर न ले जाए. तो फिर जब आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती हैं तो आप चले जाते हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की तरफ. जब आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी आ गई, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी आ गई, फिर आप जाते हो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ. कि अब मेरे पास खाने को भी कुछ है, मैं महफूज भी हूँ, तो अब कोई ऐसा हो जो मेरा हो. ठीक है, जिसके साथ मैं एक फैमिली बनाकर रह सकूँ. अपनी फैमिली के इर्द गिर्द के लोगों के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं.
जब जाहिर है सक्सेस किसी की तरफ आ रही है तो वो पर्सन जो है वो सबको प्यारा लगने लगता है। तो तीसरी नीड जो है उसकी वो कौन सी आ जाती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स आ जाती हैं। जब किसी इंसान को उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स और लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर वो चाहता है कि उसकी सेल्फ इस्टीम की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हों। तो सेल्फ इस्टीम क्या होती है? सबसे पहले सेल्फ इस्टीम होती है कि जो आपका एक रिलेशन बन गए लोगों के साथ, उन रिलेशंस के अंदर आपको जो है एक खास रुतबा मिल जाए, मतलब आपको रिस्पेक्ट मिले, फेम मिले और प्रेस्टीज मिल जाए आपको। तो जब कोई पर्सन जो है इन तीन जो नीड्स हैं इनको फुलफिल कर लेता है तो वो फिर इस फोर्थ को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जब वो इसको एक्सपीरियंस करता है और उसको फेम मिल जाती है, रिस्पेक्ट मिल जाती है, ठीक है, तो वो कैसे मिलती है उसको? वो उसको मिलती है कि जब वो कोई सर्टन स्पेसिफिक काम करता है, मतलब किसी फील्ड में जो उसको अच्छी लगती है वहां पे जाके वो काम करता है, अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसको जो है सेल्फ इस्टीम जो है उसकी वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज मिल गई है सोसाइटी के अंदर, जो लोग हैं वो मुझे बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं मुझे। जब किसी पर्सन को सेल्फ इस्टीम मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो चला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि किसी पर्सन को ये अंदाज़ा हो जाना कि उसके अंदर इनबॉर्न पोटेंशियल्स किस चीज़ के हैं, ये पता लग जाना कि वो किस काम के लिए एक्चुअल में पैदा हुआ है, उसे क्या करना चाहिए और जो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, कि जिसमें वो बेस्ट है। तो जब पर्सन उस काम को कर लेगा जिसमें वो बेस्ट है और वो प्रूव कर देगा दुनिया के सामने कि उससे अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब जब ये नीड्स कंप्लीट होंगी तो पर्सन इसमें क्या बनेगा? एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा, पॉलिटिकल लीडर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, या और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें मतलब बंदा स्पेशलिटी जो है वो ले सकता है। अब अगर हम चले जाएं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ तो इसमें दो तरह की नीड्स होती हैं, एक होती हैं कॉग्निटिव नीड्स और एक होती हैं एस्थेटिक नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स होती हैं उनमें क्या होता है कि इंसान जो है फर्दर जानने की कोशिश करता है, सच जानने की कोशिश करता है, जिसको हम क्यूरोसिटी बोल सकते हैं कि किसी पर्सन के अंदर अगर इनबॉर्न क्यूरोसिटी है किसी चीज़ को जानने की तो वो क्या करेगा, वो उसमें बेस्ट हो जाएगा, वो चीज़ों को ढूंढना शुरू करेगा, वो नई नई जो है वो डिस्कवरीज लेकर आएगा। जितने भी साइंटिस्ट थे ना, न्यूटन, आइंस्टाइन, सिगमंड फ्रॉइड, कोलंबस, डार्विन वगैरह, इन सब के अंदर क्या था, कॉग्निटिव नीड्स थी। ये लोग क्यूरियस थे नेचर को लेके, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को बेस्ट जो था वो प्रूव कर दिया। फिर आती हैं एस्थेटिक नीड्स। अब ये क्या होती हैं? एस्थेटिक नीड्स होती हैं वो होती हैं कि नीड ऑफ ग्रोथ एंड प्रेज, कि ये जो है ये क्या करना चाहती हैं कि जो कुदरत ने, नेचर ने जो चीज़ें बना दी हैं, जो फिनोमिनास डिस्कवर कर दी हैं, उनको इन्होंने क्या करना होता है, प्रेज करना होता है उनको। इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें राइटर्स आ जाते हैं, नॉवलिस्ट आ जाते हैं, ड्रामासिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, और जो हैं वो पोइट्स आ जाते हैं। तो ये वो सारी नीड्स थी जो कि मैस्लोज ने डिस्क्राइब की थी किसके अंदर, बेसिक ह्यूमन नीड्स के अंदर, कि जो है हम इन सब को फुलफिल करते चले जाएंगे तो हम जो है वो सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट चलते, डिस्कस बेसिक ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व 4 एरियाज प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस। नाम को देख के क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के कि हेल्थ को जो है वो प्रमोट करना है और वेलनेस लोगों के अंदर लेकर आनी। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, इट मीन्स engaging in attitudes and behavior that enhance the quality of life and maximize personal potential। किसी पर्सन को इस तरह के एटीट्यूड्स और ऐसे बिहेवियर्स में लेकर आना या किसी पर्सन को अडेप्ट करवा देना जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और जो उसकी स्ट्रेंथ को, उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नर्सेज प्रोमोट वेलनेस इन क्लाइंट हु आर बोथ हेल्दी एंड इल। अब हेल्दी लोगों में किस तरह से जो है वो नर्सेज करेंगी प्रमोट वेलनेस को, कि हेल्दी लोगों को हम उनको ये गाइड करेंगे कि किस तरह से जो है वो लोग हेल्दी रह सकते हैं कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो अच्छी हैबिट्स अपनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे,
वॉक करेंगे तो क्या होगा कि जो है वेलनेस उनके अंदर हमेशा रहेगी। और जो लोग बीमार हैं तो उन लोगों को आप किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि वो लोग अपनी जो बुरी हैबिट्स है सर्टन उनको छोड़ दें, जिससे क्या होगा कि वो वेलनेस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को इन्हांस करती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज के बारे में कह देते हैं या इंप्रूविंग न्यूट्रिशन के बारे में हम सर्टन कंपेन्स चला देते हैं या सेमिनार्स वगैरह करके लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि वो जो हैं वो सर्टन बेटर हैबिट्स की तरफ आएँ। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप बेसिस ऑफ नर्सिंग। इसमें सेकंड है हमारा प्रिवेंटिंग इलनेस, कि हमें जब अपनी हेल्थ को बेहतर करना है तो उसके साथ साथ हमें डिजीज से प्रिवेंशन भी चाहिए है। नर्सेज इन्वॉल्व इन मेकिंग द क्लाइंट्स बिहेवियर इन प्रिवेंटिंग इलनेस, फॉर एग्जांपल विदड्रॉइंग स्मोकिंग। अब अगर हम अपनी सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी में ये चीज़ फैला दें कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर कॉज करती है और हमारी पूरी बॉडी पे जो है वो उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो क्या होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनमें अवेयरनेस आएगी और वो क्या करेंगे, वो स्मोकिंग को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलनेस जो है उससे प्रिवेंशन मिल जाएगी हमें। द थर्ड वन इज रीस्टोरिंग हेल्थ। अब हेल्थ को रीस्टोर कैसे करना है, डिजीज हो गई है हम नहीं प्रिवेंट कर सके उसको, तो रीस्टोर हम किस तरह से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू इल पर्सन सच एज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। पेशेंट जो है वो हमारे पास आया है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे कि हम उसको मेडिसिन देंगे। परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स सच एज मेजरिंग बीपी, हम उसका बीपी पल्स जितने भी उसके वाइटल साइंस हैं सर्टन हम उनको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद जो है हम उसका डायग्नोसिस बना देंगे ताकि हम जो है क्योर की तरफ जा सकें। कंसल्टिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अबाउट क्लाइंट प्रॉब्लम्स। अब जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ताकि हम उसका कोई क्योर निकाल सकें। टीचिंग क्लाइंट्स अबाउट रिकवरी एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज। अब ये पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लाइंट को टीच करना है। जब हम उसको बताएंगे कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है और अगर वो उसको समझ जाएगा तो उसकी इंटरनल इंस्टिंक्ट जो है वो, उसकी इंटरनल जो विल है वो चाहेगी कि वो पर्सन जो है वो ठीक हो जाए। अब जो इंटरनली विल होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इन रिकवरिंग पेशेंट्स। तो वो पेशेंट एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, सर्टन जो है वो बेटर हैबिट्स अपने अंदर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, उनको हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। रिहेबिलिटेटिंग क्लाइंट टू देयर ऑप्टिमल फंक्शनल लेवल्स फॉलोइंग फिजिकल और मेंटल इलनेस। किसी पर्सन को अगर फिजिकल या मेंटल इलनेस थी तो हम क्या करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पेशेंट के अंदर वही पुराना उसका जो ऑप्टिमल लेवल था हेल्थ का वो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, हमने हेल्थ जो था प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ा, देन हमने प्रिवेंटिंग इलनेस पढ़ा, फिर हमने रिस्टोरिंग हेल्थ पढ़ा। अब हम फोर्थ वन पढ़ने लगे हैं, केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, comforting and providing care to the dying patient of any age, that is palliative care। अब certain diseases हमारे पास ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें किसी भी डिजीज का क्योर नहीं होता है, वो एंड स्टेज कैंसर हो सकता है, वो कोई भी ऐसी डिजीज, ट्यूमर हो सकता है, कोई भी ऐसी डिजीज हो सकती है जिसका फर्दर जो है मेडिकल जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, जिसमें अल्टीमेट होता है कि इस क्लाइंट की डेथ हो जाएगी एट सर्टन टाइम, विद इन फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स। तो उस पेशेंट की केयर कैसी होती है, उस पेशेंट की केयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसकी लाइफ हमें पता होता है कि उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, सबसे पहले तो उसकी जो होती है फिजियोलॉजिकल केयर सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है। ठीक है, उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल केयर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो उस पेशेंट को जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकली उसे हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं, कि उस पेशेंट को हमने खुश रखना होता है जितना हम उसे रख सकते हैं, उसकी जो विशेस होती हैं उनको पूरा करना होता है, जो ड्रीम्स होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, विद इन आवर प्रिमिसेस। ठीक है, और उसके लिए एक पीसफुल डेथ का जो सोर्स है ना वो हमने बनना होता है कि उसके पास कोई भी ऐसी पेनफुल चीज़ ना हो, कोई भी ऐसी दुखी करने वाली चीज़ ना हो जिससे कि क्या हो कि उसकी लाइफ के जो लास्ट डेज हैं वो बुरे गुजरे। ठीक है,
तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। हमने पढ़ा प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ा हमने, ठीक है, फिर हमने प्रिवेंटिंग इलनेस पढ़ लिया, फिर हमने रिस्टोरिंग हेल्थ पढ़ा, और देन हमने केयर ऑफ द डाइंग पढ़ लिया। ये क्या था, बेसिस ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस थी। क्लियर। Number 3, define WHO, that is World Health Organization. The World Health Organization is a specialized organization of the United Nations that is responsible for international public health. The main objective of WHO is the attainment by all peoples of the highest possible level of the health. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की एक जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है या ब्रांच है उसकी, और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि इंटरनेशनली जो है पूरी की पूरी जो पब्लिक है उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पास है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और इन्होंने क्या करना होता है कि जितना भी पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ है ना उसको इन्होंने पॉसिबल करना होता है इन द होल वर्ल्ड कम्युनिटी। Its headquarter is in Geneva, Switzerland, with 6 semi-autonomous regional offices and 150 field offices worldwide. के जो 6 semi-autonomous regional office है ना वो मुख्तलिफ डिफरेंट जो हैं वर्ल्ड के, हम कह सकते हैं कि जो पुरअसर ममालिक हैं वहाँ पर जो है उसके उन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं, और वो हेडक्वार्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड तो हैं लेकिन वो क्या है, ऑटोनमस है, खुद मुख्तार हैं, ठीक है। और उसके अंडर जो है 150 जो है वो फील्ड ऑफिसेज हैं जो कि पूरी दुनिया में अपना काम कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं मेन फोकस ऑफ WHO। The WHO was established on 7th April 1948 which is also known as World Health Day, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि WHO का काम क्या है। यहाँ पर जो कीवर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों के लिए मेमोराइज करना आसान हो। WHO डील विद द पैंडेमिक्स वर्ल्ड वाइड। अब पैंडेमिक क्या होती है? पैंडेमिक कोई भी ऐसी डिजीज है जो कि बहुत सारे कंट्रीज में एट द सेम टाइम जो है वो ओरिजिनेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें आजकल की, तो कोरोना जो है वो क्या है, वो पैंडेमिक डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक में एक साथ इसके केसेस जो थे वो सामने आ रहे थे। WHO deal with the pandemics worldwide also provide awareness about certain concerning health issues, ठीक है, कि पैंडेमिक पूरी दुनिया में जो जैसे फैल रही है, WHO क्या है कि उनके मुतालिक अवेयरनेस जो है उनके लिए जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो SOPs हैं, वो सारी की सारी कौन अनाउंस कर रहा है, वो WHO अनाउंस कर रहा है। WHO अरेंज कैंपेन्स, सेमिनार्स, पब्लिकेशंस, रिसर्च वर्क टू ब्रिंग यूजफुल चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स। अब WHO जो है ये क्या करता है कि डिफरेंट जगहों पे कैंपेन, सेमिनार जो है उनको अरेंज करता है और सर्टन पब्लिकेशंस और रिसर्च वर्क जो है उसको पब्लिश करता है ताकि क्या हो कि जितनी भी पूरी दुनिया में हेल्थ के हवाले से अपडेट चाहिए है, रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी उन लोगों तक पहुंच जाए और लोगों के बिहेवियर जो है वो अल्टर हो जाए। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ, कि हेल्थ से रिलेटेड जो क्रिटिकल मैटर्स हैं वहाँ पर हमें एक लीडरशिप चाहिए होती है जिसके अंडर पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो काम कर सकें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं, तो उनको लीडरशिप कौन प्रोवाइड करता है? WHO लीडरशिप प्रोवाइड करता है। शेपिंग द रिसर्च एजेंडा, अब किसी भी चीज़ पर अगर रिसर्च होनी है तो उसका जो एजेंडा है वो कौन बनाएगा? वो WHO बनाएगा। एंड स्टिमुलेटिंग द जनरेशन, ट्रांसलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज, कि वैल्यूएबल नॉलेज जब वो जनरेट किया जाए या अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट किया जाए या उसको डिसेमिनेट किया जाए, ठीक है, ताकि लोगों के लिए जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाए। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कौन सेट करता है? WHO सेट करता है। आर्टिकुलेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड, जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उनको जो है वो कौन बनाता है? वो WHO बनाता है। तो हमारे पास कीवर्ड्स यहाँ पर कितने हो गए कि WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। डील किससे करता है? डील विद द पैंडेमिक्स, अरेंज कैंपेन, सेमिनार्स, पब्लिकेशन एंड रिसर्च वर्क, प्रोवाइड लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ, शेपिंग द रिसर्च एजेंडा,
setting norms and standards and articulating ethical standards. Clear? नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन मॉडल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जेनरिक BSN प्रोग्राम। कि जो BSN प्रोग्राम था उसके पीछे क्या एक फ्रेमवर्क चल रहा था, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था BSN प्रोग्राम को शुरू करते हुए। द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन यूनिवर्सिटी सेटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड एट द मिनेसोटा इन 1909। जो सबसे पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग था वो मिनेसोटा में 1909 में शुरू किया गया था। दिस प्रोग्राम वाज डिफरेंट फ्रॉम 3-year हॉस्पिटल प्रोग्राम। मतलब जो कॉमनली डिप्लोमा प्रोग्राम हो रहा है नर्सिंग का, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। और उसका करिकुलम जो था वो भी डिफरेंट था, तो इसको इसलिए सुपीरियर डिप्लोमा प्रोग्राम कह दिया गया उस वक्त। उसके बाद मिनेसोटा की उसी यूनिवर्सिटी ने बैकलॉरेट डिग्री जो थी नर्सिंग में वो उसको स्टार्ट किया। मोस्ट ऑफ द अर्ली BSN प्रोग्राम वर 5 years इन लेंथ, कंसिस्ट ऑफ 3-year बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम। कि 3 year तो वही बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम था। उसके अलावा क्या था कि 2 year जो थे वो लिबरल आर्ट्स की स्टडी थी, जिसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। नेचुरल साइंसेस थी, उसमें सोशल साइंसेस थी, आर्ट्स थी और ह्यूमैनिटीज़ थी। अब हम अगर आजकल की बात करें तो टुडे बैकलॉरेट नर्सिंग program are located in colleges and universities and are 4 to 5 years in length. The curricula offer courses in the liberal arts, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ विद नर्सिंग। कि नर्सिंग की फील्ड के जो सब्जेक्ट हैं वो तो ऑलरेडी मतलब हमने पढ़ने हैं, उसके अलावा लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में आ जाएंगी। ग्रेजुएट मस्ट फुलफिल बोथ द डिग्री रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड द नर्सिंग प्रोग्राम बिफोर बीइंग अवॉर्डेड बैकलॉरेट डिग्री। कि जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने जो कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट जो उनकी डिमांड है उसको तो कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। उसके बाद नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है नर्सिंग प्रोग्राम की, मीन्स के प्रैक्टिस है उसमें, ठीक है, स्किल्स हैं, तो उनको भी जो है उसने लर्न करना है। और उसके बाद जो है जो यूजुअल डिग्री है वो उसको बैकलॉरेट की डिग्री अवार्ड की जाएगी, दे दी जाएगी। और वो डिग्री कौन सी होगी, उसे हम बैचलर ऑफ साइंसेज इन नर्सिंग, दैट इज BSN, बैचलर ऑफ साइंसेज इन नर्सिंग, वो डिग्री जो है वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सर्टेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज डिमांड कंप्लीशन ऑफ 1 year इंटर्नशिप। कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि 1 year इंटर्नशिप जो है उसको डिमांड करते हैं कि जो स्टूडेंट हैं 4 to 5 years की स्टडी के बाद जो है वो 1 year जो है वो इंटर्नशिप करें उनके पास, जिस तरह से प्रैक्टिस करें, नर्सिंग प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल सेटिंग जो होती है उसको परफॉर्म करें, ताकि उसके बाद फिर जो है उनको डिग्री जो है वो इशू की जाएगी। अब जब डिग्री इशू हो गई, ठीक है, उसके बाद जब जॉब स्टार्ट होगी तो नर्सिस को जो है क्या क्या मतलब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। सबसे पहले तो उनको ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि वो अपनी प्रीमिसेस के अंदर जो है वो क्या है कि वो आज़ाद हैं कि वो पेशेंट की केयर कर सकती हैं जिस तरह से वो बेहतर समझती हैं। देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है पेशेंट की। पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग एंड करियर एडवांसमेंट, कि जिस इंस्टीट्यूट में या जिस हेल्थ केयर फैसिलिटी में वो काम कर रही हैं वहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दे दी जाती है और उनका करियर जो होता है वो फर्दर आगे बढ़ जाता है। दीज चेंजेस प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर नर्सेज विद डिप्लोमास। अब जबकि ये चेंजेस आ गई थी तो उस वक्त क्या हुआ, जब बैकलॉरेट डिग्री स्टार्ट कर दी गई तो जो उस वक्त पहले से डिप्लोमा नर्सेज थी उन्होंने जब देखा कि इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इनकी एजुकेशन ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो उस वक्त क्या हुआ, उनके अंदर एक इंसेंटिव जनरेट होना शुरू हो गया कि उन लोगों ने भी अपने डिप्लोमा के बाद जो है ट्रांजिशन डिग्री, जिसे हम पोस्ट RN कहते हैं, 2 year की डिग्री होती है, तो इसको जो है उन्होंने कंप्लीट करना है। जब इसको वो लोग कंप्लीट करेंगे तो ग्रेड वाइज जब जॉब मिलेगी तो पोस्ट RN को और जो BSN है उनको सेम लेवल की जॉब्स मिलेंगी। तो जो ये डिग्री थी ये क्या लेकर आई, ये इंसेंटिव लेकर आई उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से डिप्लोमा किया था कि वो जो है पोस्ट RN प्रोग्राम को कंप्लीट करें। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लोर नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। कि नर्सिंग को हमने एक्सप्लोर करना है और नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है हमने उसको डिस्क्राइब करना है। According to Florence Nightingale, nursing is defined as utilizing the patient's environment to improve their conditions
एंड असिस्ट इन देयर रिकवरी। जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस तरह से डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की, कि किसी भी पेशेंट के हमने इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करना है ताकि हम उस पेशेंट की रिकवरी में असिस्ट कर सकें। नर्सिस एंटर इन प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस की, कि नर्सिस जब प्रैक्टिस में एंटर करती हैं तो वो क्या करती हैं, वो इंडिविजुअल्स को केयर प्रोवाइड करती हैं, उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में केयर प्रोवाइड करती हैं, स्कूल्स में, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में जहाँ पे मतलब कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या आउट पेशेंट क्लिनिक में जहाँ पे पेशेंट आता है और एक दिन में उसी दिन जो है अपना मेडिसिन वगैरह लेकर चला जाता है। एंड मेडिकल ऑफिसेज जो हैं वहाँ पर नर्सिस प्रैक्टिस करती हैं। बहुत डिफरेंट तरह की सेटिंग्स होती हैं जहाँ पर जो है नर्सिस की जॉब्स होती हैं। दे प्रोवाइड दिस केयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टैंडर्डाइज एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्डाइज एजुकेशन क्या है, या तो डिप्लोमा है, या एसोसिएट डिग्री है, या फिर बैकलॉरिएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री वगैरह जो है वो होती है। हॉस्पिटल बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ये जो है ये मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ नर्सिंग है, जिसमें नर्सिस जो है अपनी ड्यूटीज क्लिनिकल सेटिंग में परफॉर्म करती हैं। हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, डायबिटीज़ डिपार्टमेंट है, डायलिसिस डिपार्टमेंट है, लेबर रूम है एंड सर्जरी डिपार्टमेंट है। इन सब डिपार्टमेंट्स में जो है नर्सिस अपनी जॉब जो है उसे परफॉर्म कर रही होती हैं। नर्सिस विद इंटेंसिव केयर स्पेशलिटी वर्क इन द सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट ऑफ द आईसीयू एंड प्रोवाइड केयर एफिशिएंटली। अब अगर आप में से किसी को कभी आईसीयू में जाने का एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो आईसीयू का इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पर पेशेंट जो है वो आइसोलेटेड होते हैं, अपने डिफरेंट कैबिन्स में होते हैं या डिफरेंट रूम्स में होते हैं, और बहुत सारी जो है वो सर्टन जो है ट्यूब्स उनको लगी होती हैं, उनको ईसीजी लगी होती है, उसके अलावा वेंटिलेटर होता है, ठीक है, और बहुत सारी जो लीड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, उनकी बॉडी पर लगे होते हैं, फिर आईवी लाइंस लगी होती हैं मल्टीपल। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सा एनवायरनमेंट होता है, पेशेंट को यूरिन बैग लगा होता है, एनजी ट्यूब लगी होती है। तो वो सारा का सारा जो इन्वायरमेंट होता है और जो पेशेंट की केयर होती है वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा जो है वो टफ जॉब होती है, उस सारे काम को परफॉर्म करना। तो वहाँ पर जॉब करना जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। आगे चलते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट एरियाज ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस की, तो उसमें आती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि आप जो नर्स है वो कम्युनिटी में जाकर लोगों से पता करे कि वहाँ पर सर्टन क्या नीड्स रिक्वायर हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उनको हम एड्रेस कर सकें। सेकेंडली आती है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्स जो होती है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होती है, और जो बच्चों में आने वाली जो डिजीज़ हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करती है और उनकी जो है डील करने की कोशिश करती है। देन कम्स क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट कौन होती है, मैं आपको अपने सेकंड लेक्चर में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि वो नर्सिस जो कि अपनी डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल की स्पेशलिटी किसी भी फील्ड में अगर वो कंप्लीट कर लेती हैं तो वो क्या हो जाती है, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट होती हैं, और उनको उनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अच्छे रैंक पर जॉब मिल जाती है। देन कम नर्स मिडवाइफ्स। ये भी मैंने पहले से एक्सप्लेन किया था। नर्स मिडवाइफ कौन होती हैं, जो कि फीमेल को पेरीनेटल केयर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। पेरीनेटल केयर क्या होती है कि कंसेप्शन से लेके प्रेगनेंसी से लेके जो है आफ्टर 40 डेज ऑफ डिलीवरी मींस प्रीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर जो है फीमेल को प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद थी नर्स एनेस्थेटिस्ट। नर्स जो है अपनी प्रैक्टिस में अगर एनेस्थेटिस्ट है तो वो क्या करेगी कि वो सर्जरी डिपार्टमेंट में एनेस्थीसिया जो फिजिशियन है उसकी जो है डायरेक्शन पे पेशेंट को जो है एनेस्थीसिया भी दे सकती है, जनरल एनेस्थीसिया, और जो है उसकी हेल्प भी कर सकती है। देन कम्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस जो है ये जो प्रैक्टिस है ये होती है साइकेट्री वार्ड में, जहाँ पर साइकेट्रिक पेशेंट जो है उनको लाया जाता है और नर्स जो है उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ की बेस पे, उसके अपने नॉलेज के बेस पे और पेशेंट की कैपेबिलिटीज़ की बेस पे जो है वो उसको ट्रीट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं। डिफाइन गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है। अब नर्सिंग प्रोसेस क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे पास एक सिस्टमैटिक और रेशनल मेथड है प्लानिंग वगैरह का,
ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले इसमें असेसमेंट आती है कि हम पेशेंट को असेस करेंगे, देन कम्स डायग्नोसिस कि हम उस असेसमेंट की बेस पे एक सर्टेन स्टेटमेंट बना देंगे जिसमें पेशेंट की प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन कम्स प्लानिंग, प्लानिंग में हम उस डायग्नोसिस की बेस पे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है हम उसको दूर करने के लिए प्लानिंग करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन आएगी कि जो हमने प्लान किया था उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस की फॉर्म में, और फिर हम उस सारे को डॉक्यूमेंट कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाता है गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये प्रीवियस ईयर हमारे पास असेसमेंट की तरह से, असेसमेंट में क्या होता है कि आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ केयर स्टेटस, हम क्लाइंट का हेल्थ केयर स्टेटस जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लाइंट की एक्चुअल एंड पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन कम्स कि हम एक्चुअल क्लाइंट नीड्स जो हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको समझ लेते हैं और उसके बाद हम प्लान करते हैं कि उन नीड्स को एड्रेस करने के लिए हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन जो है उनको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि वो नीड्स जो है वो फुलफिल हो सकें। और उसके बाद हम जो है लास्ट पे कि हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने असेस किया था, डायग्नोसिस करके प्लान बनाया था और उसको इम्प्लीमेंट किया था, उसका हमें किस हद तक बेनिफिट हुआ है पेशेंट के ट्रीटमेंट में, और हमारी डिजायर्ड आउटकम्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से हुआ था, इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स थे। ठीक है, द टर्म नर्सिंग प्रोसेस एंड द फ्रेमवर्क इट इम्प्लाइज आर रिलेटिवली न्यू। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस था और जिसका फ्रेमवर्क था ये बिल्कुल जो है वो न्यू है हमारे लिए। सबसे पहले किसने दिया था, लेडिग हॉल ओरिजिनेटेड द टर्म इन द 1955, 1955 में दी थी ये टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या था, डोरोथी जॉनसन ने 1959 में, और लैंडो ने 1961 में, एंड विडन बैक ने 1963 में। इन्होंने सबसे पहले एक सीरीज ऑफ फेजेस दी थी जिसको इन्होंने प्रोसेस ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग प्रोसेस डिस्क्राइब किया था। The use of nursing process in clinical practice gained additional legitimacy in 1973 when American Nursing Association published Standards of Nursing। कि इसको लीगैलिटी कब मिली थी, इसको सपोर्ट कब मिली थी नर्सिंग प्रोसेस को, जब 1973 में अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग जब पब्लिश किए थे, तो उसमें नर्सिंग प्रोसेस को उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग पे पूरा उतरता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सम ऑफ कॉमन पर्सपेक्टिव्स क्या है इसके, टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट, देयर फैमिलीज एंड टू द कम्युनिटी, कि पेशेंट को, उनकी फैमिलीज को और कम्युनिटी को हमने क्या करना है कि क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है। असेस द क्लाइंट एंड गैदर डाटा अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, हमने क्लाइंट को असेस करना है, फिजिकली हमने उसको देखना है और उससे हमने इंटरव्यू करना है, क्वेश्चंस पूछने ताकि हमें उसका हेल्थ स्टेटस पता चल सके। फिर हमने उसकी वही एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स पता चलाने के लिए हमने नर्सिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था। और फिर जो है हमने क्लाइंट की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमने इसको स्टैब्लिश किया था। डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस को डिलीवर करने के लिए, एंड इवेल्युएट अबाउट द गोल्स ऑफ डिजायर्ड आउटकम, और इनको जो है हमने इवेल्युएट करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें केयर और क्योर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले क्लाइंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड की है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना है, उसकी नीड्स को एड्रेस करना है, प्लान बनाना है इंटरवेंशंस करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए। और इस सारे प्रोसेस को अच्छे से एक साइकोलॉजिकल जो हमारे पास प्रोसेस बनता है उसे हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर ये प्रोसेस आपस में उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, या अगर हमें पहले से डायग्नोसिस नहीं पता पेशेंट का, हमें उसकी नीड्स नहीं पता, तो हम कभी भी इंटरवेंशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो नर्सिंग प्रोसेस था वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो था उसको मिल गई, क्योंकि जब ये ऑर्गेनाइज मैनर में अप्लाई किया गया तो लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है ये किसी भी क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो जो नर्सिंग फील्ड थी और उसके बाद अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने जब इसको अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद जो था ये नर्सिंग प्रोसेस जो था ये अप्लाई होना शुरू हो गया और पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड बन गया कि जहां भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाएगी वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाएगी।
ठीक है। So students, we have completed our chapter number 3 very easily. Hope you will learn it efficiently. Please like, share, comment and subscribe the channel so you are informed about the lecture of chapter number 4. Stay tuned and Allah Hafiz.